नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। स्टडी विथ रजनीश चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज के कुछ लेक्चर्स। इस लेक्चर सीरीज का यह 18वां लेक्चर है। आज की चर्चा का विषय है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का भाग है। संसद का टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है। राज्यसभा, लोकसभा, संसद के कार्य, विधायी प्रक्रिया, इसके अलावा राज्यसभा के बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, बजट है, बजट से संबंधित बहुत सारे शब्द हैं। इसलिए इतने बड़े टॉपिक को हम एक साथ कवर नहीं कर सकते, इसे पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो आज संसद में राज्यसभा का अध्ययन करते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है। वैसे हम शुरू से शुरू करें तो सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का मतलब होता है ऐसी संस्था जहाँ पर विधि विधायन का कार्य हो, कानून बनाने का कार्य हो। दूसरा कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब ऐसी संस्था जो कानून को लागू करे। और न्यायपालिका यानी जो कानून में अथवा कानून को लागू करने में जो त्रुटियां हों, विसंगतियां हों, जो परेशानियां, कमियां हों, उन्हें दूर करने का काम, उन पर निर्णय देने का काम और उन पर न्याय देने का काम न्यायपालिका का है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत हम मानते हैं संसद को। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल और जितनी भी कार्यपालिकी शक्तियां हैं, उनके अधिकारी, अगर जितने भी कार्यपालिकी अधिकारी होते हैं संसद के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, वो सारे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जितने भी सत्र न्यायालय हैं, आपके आसपास जो कचहरी है, तो उस तरह से न्यायपालिका के अंतर्गत वो सब आते हैं। तो यहाँ पर हम कार्यपालिका पर चर्चा कर चुके हैं। संघ की कार्यपालिका पर यानी केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर हमने चर्चा कर ली है। अब केंद्र की व्यवस्थापिका पर चर्चा करेंगे। केंद्र की व्यवस्थापिका यानी संसद। तो संसद का जो हमारे यहाँ मॉडल है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल है। वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब है जो ब्रिटेन की संसदीय परंपरा है उसको हमने अपनाया है। ब्रिटेन में जो वेस्टमिंस्टर मॉडल जिसे ब्रिटेन ने अपनाया है उसे वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं और इस कारण इसे भारत में भी अपनाया गया है। इसमें संसद के अंतर्गत 3 प्रमुख भाग हैं संसद के। पहला है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा, जिसे कि भारत में राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं, और राष्ट्रपति, यह ब्रिटेन की पद्धति पर अपनाया गया है। ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, और जो राष्ट्रपति का पद वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर क्राउन का पद है। क्राउन यानी राजा का पद है। राजा या रानी जो भी उस समय क्राउन पर आसीन हो, तो यह पद वहाँ पर है। तो मुख्य रूप से संसद के अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं। भारत में संसदीय पद्धति ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है क्योंकि यह बहुत दिनों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। और यहाँ पर धीरे धीरे करके जब हमने संवैधानिक विकास का चैप्टर पढ़ा था शुरुआती लेक्चर्स में, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से संवैधानिक विकास के दौरान हमें धीरे धीरे संसदीय संस्थाओं का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, संसदीय संस्थाएं धीरे धीरे लागू की गई। तो इस कारण से यहाँ पर ब्रिटेन की पद्धति को अपनाया गया। अब भारत में कुछ व्यवस्था, हमने पहले ही चर्चा में इस बात को देखा था कि भारत में बहुत सारी अच्छी बातें जो अन्य देशों के संविधानों में थी उसे भारत में अपनाया गया था। तो अमेरिका से इन्होंने राष्ट्रपति की पद्धति ली थी, किंतु राष्ट्रपति शासन की पद्धति नहीं ली थी। शासन हमारे यहाँ संसदीय ही है, राष्ट्रपति का पद केवल है यहाँ पर। ब्रिटेन में संसद के साथ राजसत्ता यानी राजा का पद है, क्राउन का पद है। हमारे यहाँ गणराज्य होने के कारण संसद के साथ राष्ट्रपति का पद है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से संसद का मतलब होता है यानी व्यवस्थापिका का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का भाग केवल माना जाता है, राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका का भाग नहीं माना जाता। वहाँ पर संसद का मतलब सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो माना जाता है। तो इस तरह से ये दोनों अलग हैं। अब हम अपने चैप्टर पर फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो संसद है हमारे यहाँ वह विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था है। विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था का मतलब हुआ कि यह संसद ही पूरे देश भर के लिए कानून का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है। इससे ऊपर कोई भी विधि नहीं बनाई जा सकती। संसद की विधि को उल्लंघन करने वाली या संसद की विधि को
ओवरटेक करने वाली कोई भी विधि नहीं बनाई जा सकती। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह सदन या संसद का भाग होता है। राष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य है, न ही राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी वह उसे संसद का भाग, हमने पढ़ा अभी कि वह भी तीसरा भाग होता है संसद का, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा। वह इसलिए क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से जो भी विधेयक पारित होते हैं उन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है और उस हस्ताक्षर के पश्चात ही वह विधेयक कानून के रूप में मान्य होते हैं, वह विधि बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति संसद का सदस्य न होते हुए भी वह व्यवस्थापिका का, किसी भी संसद का सदस्य न होते हुए व्यवस्थापिका का वह भाग है। इसके अलावा राष्ट्रपति ही है जो कि सदन की बैठकों को बुलाता है, सदन की बैठकों का सत्रावसान करता है और आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। ये हमने राष्ट्रपति के दौरान पढ़ा था। तो इस तरह से राष्ट्रपति प्रमुख भाग है संसद का। अब संसद के राष्ट्रपति पर हमने पहले ही चर्चा कर ली कार्यपालिका के दौरान, उसके अधिकार एवं शक्तियों के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा वैसे तो भारतीय संविधान के लागू होने के साथ 1952 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन राज्यसभा इसके पहले भी 1919 के अधिनियम के द्वारा काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में इसे देखा जा सकता है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो 1919 में स्थापना की गई थी उसे राज्यसभा से मिलता हुआ संगठन कहा जा सकता है। भारतीय संविधान के द्वारा इसकी स्थापना की गई और 1952 में पहला इसका अधिवेशन हुआ, या पहला एक तरह से इसकी स्थापना 1952 में मानी जा सकती है। उस समय इसे राज्यसभा नहीं कहा जाता था। 1954 में राज्यसभा और लोकसभा ये नाम दिए गए। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। संविधान में ही यह वर्णित है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। यह व्यवस्था संविधान में की गई है कि अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं और जिसमें से कि 238 सदस्य निर्वाचित होंगे और 12 सदस्यों का मनोनयन होगा। मनोनयन का मतलब राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सहमति से, केंद्र सरकार के परामर्श से साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में जो अग्रणी व्यक्ति हैं, जिन्हें राष्ट्रपति समझे कि यह अग्रणी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को वह मनोनीत करेगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन लोगों को जो कि किसी कारण से राजनीति में भाग नहीं ले सकते, निर्वाचन के द्वारा संसद सदस्य नहीं बन सकते, उन लोगों को भी स्थान प्राप्त हो सके, क्योंकि विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा ऐसे क्षेत्र हैं जो कि समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विधि विधायन में, कानून बनाने में इनका भी सहयोग और इनका भी दृष्टिकोण होना अनिवार्य है। इसलिए राष्ट्रपति को यह शक्तियां दी गई हैं कि राष्ट्रपति अपनी केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री के और उसके मंत्रिमंडल के परामर्श से इस तरह के 12 व्यक्तियों को मनोनीत करे। अब ये 12 व्यक्ति जो मनोनीत किए जाएंगे उनको मिला करके इनकी संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 250 संख्या नहीं है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें से कि 229 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं और 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो ये सबको जोड़ेंगे तो 245 आ जाएगा। अब जो राज्यसभा का निर्वाचन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा की स्थापना क्यों होती है, राज्यसभा की आवश्यकता क्यों होती है। जब हमने संघवाद का चैप्टर पढ़ा था तो संघवाद में हमने यह पढ़ा था कि 2 तरह की सरकारें होती हैं। आप पिछले वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। संघवाद के चैप्टर में 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। यह प्रस्तावना के दौरान या कि भारतीय संविधान की विशेषता के दौरान संघवाद पर हमने चर्चा की थी। आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। 2 तरह की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकारों के कुछ अपने हित होते हैं जो कि संभव है केंद्र सरकार के द्वारा बाधित हो सके, और ऐसे में यह जो शक्तियों का जो बंटवारा है, जो संतुलन है, यह बिगड़ सकता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्यसभा की आवश्यकता पड़ती है। ब्रिटेन की पद्धति हमने अपनाई है, लेकिन ब्रिटेन में राज्यसभा नहीं है, वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं। ब्रिटेन में संघवाद ही नहीं है, वहाँ पर राज्य सरकारें नहीं होती, वहाँ पर केंद्र सरकार और फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं। वहाँ पर राज्य सरकार जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।
और इस कारण से वहाँ पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसकी संरचना भारत के राज्यसभा से अलग है। वहाँ पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते हैं वो ज़्यादातर बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े जमींदार होते हैं, या फिर सरकार जिन्हें मनोनीत कर सके, जो कि अपने क्षेत्र में अग्रणी हो। तो इस तरह से उनका निर्वाचन नहीं होता, बल्कि वो सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य की तरह होते हैं। और यह भी महत्वपूर्ण है कि वो आजीवन सदस्य होते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भारत के राज्यसभा की तुलना हाउस ऑफ लॉर्ड्स से नहीं की जा सकती। भारत के राज्यसभा की तुलना की जा सकती है अमेरिका के सीनेट से। अमेरिका के सीनेट में राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं, राज्यों की सरकारें होती है और केंद्र की सरकार होती है, तो राज्य की सरकारों यानी राज्य के विधानमंडल से, राज्य की विधानसभा से जो सदस्य चुन कर जाते हैं वो सीनेट में वहाँ बनते हैं, सीनेट के सदस्य होते हैं। यही स्थिति सेम भारत में राज्यसभा के साथ है। राज्यसभा के सदस्य वही होंगे जो राज्यों की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो राज्यसभा है वह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए लोग हैं, विधानसभा के लोग हैं, जो कि राज्यों के हितों की बात करते हैं कि केंद्र सरकार उनके हितों का किसी तरह से उल्लंघन न करे, उनके हितों को कम न कर सके। तो ऐसे में राज्य विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा, जो भी राज्यसभा विधानसभा के सदस्य हैं, उनके द्वारा चुने हुए लोग राज्यसभा में आते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि राज्यसभा की स्थापना संघवाद की रक्षा के लिए हुई है, पहली बात। दूसरी बात, राज्यों के हितों की रक्षा के लिए हुई है, और राज्यों के हितों को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के जितने भी कार्य हैं, शक्तियां हैं, वह महत्वपूर्ण हैं। राज्यसभा की स्थापना 1952 में हुई। यह संसद का स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब क्या होता है कि इसका विघटन नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद सारे सदस्य अपने पद से मुक्त हो जाते हैं, पुनः निर्वाचन होता है, चुनाव होता है लोकसभा का। और राज्यसभा का ऐसा नहीं है। राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो सदस्य तो रिटायर होते हैं, सेवा मुक्त होते हैं, किंतु राज्यसभा का विघटन पूरी तरह से कभी नहीं होता। तो क्या व्यवस्था होती है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होने के बाद प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों को, यानी जो जितने सदस्य हैं उनमें से 1/3 सदस्यों को, 33% लगभग सदस्यों को क्या किया जाता है? सेवा मुक्त किया जाता है, और उतनी सीटों को फिर से भरा जाता है। इस तरह से एक साइकिल बन जाती है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवा मुक्त होते हैं, जिनका 6 वर्ष पूरा हो गया रहता है, और बाकी जो सदस्य हैं वो बने रहते हैं। तो इस तरह से जो राज्यसभा है, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, यह सदैव अपने उसमें बनी रहती है। राज्यसभा के सदस्य सदैव उसमें बने रहते हैं। बस यही है कि 6 वर्ष का इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, और इसके साथ साथ राज्यसभा में 2 वर्ष के पश्चात इन सदस्यों को, 1/3 सदस्यों को सेवा मुक्त किया जाता है। अब एक प्रश्न तो आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि पहली बार जब चुनाव हुआ तो पहली बार तो सारे सदस्यों का चुनाव एक साथ हुआ, फिर सारे सदस्यों का 6 वर्ष भी एक साथ ही पूरा होगा, तो ऐसे में कैसे उन्हें पदमुक्त किया गया? तो इसके लिए बनाया गया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है वह राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ देता है। बहुत सारी बातें जो निर्वाचन के संबंध में हैं, सदस्यों की अर्हता निरर्हता के संबंध में हैं, मतलब उन्हें कब निकाला जाएगा, कब उनके साथ उनका पद मुक्त होगा, इस संबंध में, उनका आचार संहिता के संबंध में बहुत सारी बातें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में दी गई हैं। उन्हीं में से एक यह भी बात दी गई है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि जो पहला, ये 1952 में गठित की गई राज्यसभा की बात हम कर रहे हैं, जो पहली बार चुने गए लोग हैं, सबका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होगा, लेकिन राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि 2 वर्ष बीतने के बाद लॉटरी सिस्टम से वह 1/3 लोगों को पदमुक्त कर दे और उनका पुनः निर्वाचन हो। फिर 2 वर्ष बीतने के बाद 1/3 लोगों को पदमुक्त कर दे और उनका पुनः निर्वाचन हो उन सीटों का। ऐसे में क्या होगा कि एक क्रम बन जाएगा। अब जब 2 साल बीतेगा तो 1/3 लोग ऐसे होंगे जिनका 6 वर्ष पूरा हो गया रहेगा। हर 2 साल पे 1/3 ऐसे लोग रहेंगे जिनका 6 वर्ष पूरा हो गया रहेगा और वो सेवा मुक्त होंगे, पद मुक्त होंगे,
और उनकी जगह दूसरे लोगों का निर्वाचन होगा। ऐसी स्थिति साइकिल एक क्रिएट करने के लिए, एक चक्र बनाने के लिए की गई। पहले दो साल बाद 1/3 लोगों को लॉटरी सिस्टम से सेवा मुक्त किया गया। उसके बाद 2 साल फिर बाद, जो उसके 2 साल बाद फिर 1/3 लोगों को सेवा मुक्त किया गया, जिससे कि एक चक्र, एक साइकिल बनाई जा सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती और यह एक स्थायी सदन है और इसके प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवा मुक्त होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और यह परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। अब इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सदस्यों की योग्यताएं अनुच्छेद 84 में दी गई हैं। यहाँ पर हमने अनुच्छेद लिख दिया है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है और इसके में परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसके अलावा प्रत्येक अनुच्छेद में क्या चीज़ें दी हुई हैं यह नहीं पूछा जाता। जहाँ जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है हम स्लाइड के अंत में या लेक्चर के अंत में अवश्य बता देंगे। वह PDF के रूप में आपको मिल भी जाएगा, आप उन्हें लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सदस्यों की योग्यताएं, पहला तो है जो कि भारतीय संविधान में वर्णित है कि भारत का नागरिक हो। वह व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो, 30 वर्ष से कम की आयु ना हो उसकी, 30 वर्ष आयु हो। संविधान के प्रति निष्ठा, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेता है। अब यह शपथ कब लेता है वो? जब वो निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी के पास जाता है। कोई व्यक्ति जो उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होता है तो लिखित रूप में वह शपथ लेता है कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूँगा, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसमें विश्वास रखूँगा और उसे बनाए रखने का प्रयास करूँगा। तो इस तरह की शपथ वह निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लेता है, लिखित रूप में हस्ताक्षर करके। इसके अलावा अन्य जो योग्यताएं हैं, यहाँ पर संविधान में दिया हुआ है कि अन्य योग्यताएं जो संसद समय समय पर निर्धारित करे, और संसद समय समय पर निर्धारित करती भी है। 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम इसी का उदाहरण है कि संसद ने बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे योग्यताएं एक उसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत की। कौन कौन सी? पहली बात तो यह कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो मतलब सरकार के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी तरह से सरकार से प्राप्त होने वाले, जिसमें कि कम से कम 25% तक सहायता सरकार से प्राप्त हो, ऐसे किसी भी संस्था का लाभ का पद, वेतन प्राप्त करने वाला पद उसके पास न हो। ठीक, यानी सरकारी कर्मचारी इसमें चुनाव नहीं लड़ सकते। दूसरी बात, सामान्य तौर पे, अब उसमें भी अलग अलग श्रेणियां हैं सरकारी कर्मचारियों की। कुछ ऐसे हैं जो कि चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव वो जीत जाते हैं, जैसे कुछ विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स हैं जो कि चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन चुनाव लड़ने तक उन्हें पद छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मंत्री पद को लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना जाता। कोई व्यक्ति जो किसी मंत्रालय को संभाल रहा है, मंत्री है, वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वह योग्यता रखता है। इसके अलावा पागल या दिवालिया ना हो। पागल यानी वह, उसका दिमाग काम कर रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो कि पागल हो। और दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब कि बैंक से कर्ज लिया और बैंक का कर्ज लौटाया नहीं, और ना ही उसके पास इतनी अचल संपत्ति, चल या अचल संपत्ति है कि उसको कुर्की करके, यानी उसको बेच करके बैंक उसे अपना कर्ज वापस कर सके। तो इस तरह से ऐसे व्यक्ति को बैंक दिवालिया घोषित कर देता है। तो दिवालिया व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, ना दिवालिया और ना ही पागल व्यक्ति। इसके अलावा संघ अथवा राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। तो यह एक व्यवस्था है कि वह व्यक्ति जो कि राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा है, वह संघ अथवा राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हो, एक मतदाता के रूप में, वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। पहले यह व्यवस्था थी कि जिस राज्य विधानसभा से आप राज्यसभा के सदस्य बन के आ रहे हैं, हमने चर्चा की कि विधानसभाओं के द्वारा चुनाव होता है, तो यह व्यवस्था थी कि उस विधानसभा के किसी क्षेत्र में आपका नाम पंजीबद्ध होना चाहिए, उम्मीदवार का नाम उस विधानसभा के क्षेत्र में कहीं कहीं वोटर लिस्ट में होना चाहिए। किंतु अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में मतदाता के रूप में अगर रजिस्टर्ड है, वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है किसी भी विधानसभा के अंतर्गत, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम हैं जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बताए गए हैं। चुनाव अपराध अथवा चुनाव में भ्रष्ट आचरण के लिए दोषी व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता।
चुनाव अपराध क्या हो, अर्थात चुनाव में जिस तरह के कार्य वैध हैं, जिन तरह के कार्यों को बैन किया गया है, अवैध कार्य हैं, जैसे चुनाव में धमकी के माध्यम से, डर के माध्यम से, या फिर जाति धर्म इत्यादि के नाम पर किसी भी तरह से चुनाव में वोट प्राप्त करना, पैसे का लालच देकर वोट प्राप्त करना, जो भी भ्रष्ट आचरण बताए गए हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ही बताए गए हैं वो सब, तो उस माध्यम से अगर कोई व्यक्ति चुनाव के लिए दोषी है, निर्वाचन आयोग ने उस पर प्रतिबंध लगाया है, तो वह व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। अथवा किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा उसे प्राप्त हुई हो। यह बहुत ही रिसेंट का अधिनियम है। आपने देखा होगा कि इस पर बहुत विवाद भी हुआ कि जो संगीन अपराधी हैं, जो चुनाव लड़ते थे और अपराधी होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता प्राप्त हो जाती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। संगीन अपराधियों को, जो बड़े अपराधी हैं, जो हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती या बड़े भ्रष्टाचार के केस में जिन्हें जेल हुई हो, यानी अपराध सिद्ध हुआ हो, ऐसे व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकते। अथवा एक टाइम पीरियड निर्वाचन आयोग देता है प्रत्येक उम्मीदवार को कि आप चुनाव खत्म होने के कुछ समय के अंदर अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा निर्वाचन आयोग के पास प्रस्तुत करें, और जो व्यक्ति यह ब्यौरा नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, अर्थात वह उन व्यक्तियों ने आवश्यकता से अधिक निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक खर्च किया है, यह मानकर निर्वाचन आयोग उन्हें भी बैन कर देता है। वो व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकते। कौन से व्यक्ति? जो कि अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा देने में असफल होते हैं। इसके अलावा सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी न हो, अर्थात अगर कोई इस तरह का व्यक्ति है जो कि सरकारी ठेकेदार है या कि सरकारी सेवाओं में कहीं संलग्न है और उसका कार्य लापरवाही पूर्ण है, अर्थात यह उसके कार्य से प्रतीत होता है कि वह सरकारी काम में दिलचस्पी नहीं रखता है, वह व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। भ्रष्टाचार या निष्ठा नहीं होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो, अगर ऐसी किसी सरकारी सेवा में हो जहाँ की उसे भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो, अथवा उसने अपने संस्था के प्रति, देश के संविधान के प्रति निष्ठा न दिखाई हो, उस व्यक्ति को भी राज्यसभा में सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा। विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने के लिए, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जातीय दंगे होते हैं, ऐसे किसी भी काम में वह व्यक्ति संलिप्त रहा हो या रिश्वतखोरी यानी उसने घूस लिया हो, रिश्वत ली हो, ऐसे व्यक्ति को भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। छुआछूत, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्त व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। और अंतिम है दल बदल अधिनियम, जिसे 10वीं अनुसूची में दिया गया है, उससे दंडित जो व्यक्ति है वह व्यक्ति भी राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। अब यहाँ पर दल बदल थोड़ा सा उसकी चर्चा कर देते हैं। इसके अलावा जब 10वीं अनुसूची पर इसे 10वीं अनुसूची के दौरान इसे विशेष तौर पे बताया जाएगा। दल बदल अधिनियम पहले संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। दल बदल अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति जिस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ता है उसी पार्टी का सदस्य रहेगा। अगर वह अपनी पार्टी छोड़कर जाता है, पहली स्थिति, या फिर पार्टी के कहे अनुसार मतदान नहीं करता, मान लीजिए पार्टी ने किसी पक्ष में या विपक्ष में मतदान करने को कहा है या नहीं करने को कहा है, तो वह पार्टी की बात नहीं मानता या पार्टी के खिलाफ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो पार्टी छोड़ता है, दूसरी पार्टी में जाता है, या मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद दूसरी कोई पार्टी जो मनोनीत सदस्य है, या जो ऐसा कोई सदस्य है जो कि ऐसा सदस्य जो कि किसी दल से नहीं चुनाव लड़ा है, निर्दलीय व्यक्ति है, वह व्यक्ति अगर 6 महीने के अंदर अगर ऐसा चुनाव, ऐसे किसी पार्टी की सदस्यता ले लेता है, तो उस व्यक्ति के लिए, और जो व्यक्ति अपनी पार्टी के से टिकट छोड़ करके किसी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी पार्टी का कहा नहीं मानते, उसके निर्देशों के विरुद्ध मतदान करते हैं संसद में, ऐसे लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई कि उन व्यक्तियों को की संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। तो यह दल बदल की व्यवस्था है। दल बदल पर हम 10वीं अनुसूची के दौरान विशेष चर्चा करेंगे। तो इस तरह से दल बदल के भी जो अपराधी हैं या उसका जिन पर दोष सिद्ध हुआ है, वो व्यक्ति भी राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और यह होता है राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा।
जिन राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में विधानसभाएं हैं और 2 संघ शासित क्षेत्रों में भी विधानसभाएं, पांडिचेरी और दिल्ली में। तो इन दोनों को मिला करके और जितने राज्य उन सब की विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति हमने राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान बताया कि नाम के आगे वरीयता क्रम लिखा जाता है उम्मीदवारों के नाम के आगे, और उस वरीयता क्रम की गिनती हो करके और जो सबसे कम वोट पाने वाला व्यक्ति है, अगर कोई भी प्रत्याशी विजयी नहीं हुआ तो सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति के वोट बाकी प्रत्याशियों में दूसरी वरीयता पर जोड़ दिए जाएंगे। आप उसे राष्ट्रपति के चुनाव वाले चैप्टर में देख सकते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों के लिए सीटों का बंटवारा होता है। सीटों का बंटवारा किस तरह से होता है? वह सीटों का बंटवारा होता है जनसंख्या के आधार पर। भारत में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है कि किस राज्य से कितने सीट होंगे। जैसे जो छोटे राज्य हैं उनसे 1-2 सीट ही हो सकती है, जो बड़े राज्य हैं उनसे 30 सीट, 32 सीट या 29 सीट, 25 सीट, 15 सीट, जिस तरह से उनकी जनसंख्या होगी उस तरह से उन राज्यों को सीट मिलेगी। यह व्यवस्था अन्य देशों में, जैसे अमेरिका से जहाँ से कि भारत में राज्यसभा की व्यवस्था ली गई है, वहाँ पर ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो सीनेट है यानी भारत के राज्यसभा की जैसी संस्था है, वहाँ प्रत्येक राज्य, चाहे वह जनसंख्या या क्षेत्रफल के आधार पर छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक राज्य को समान संख्या यानी एक राज्य को 2 सीट प्राप्त है सीनेट में, और ऐसे में प्रत्येक राज्य बराबर क्षमता रखते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनसंख्या के आधार पर है, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर उन्हें राज्यसभा में सीट प्रदान की गई है। कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यसभा केंद्रीय व्यवस्थापिका का भाग है और विधानसभा राज्यों की विधायिका का भाग है, राज्यों की व्यवस्थापिका का भाग है। कभी भी राज्यसभा और विधानसभा को कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों अलग अलग हैं और दोनों की कार्य शक्तियाँ भी अलग अलग हैं। राष्ट्रपति के अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति संसद के प्रत्येक सदस्य को शपथ दिलाता है। अब जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है कि वह अपना पद ग्रहण करेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं वो। अगर राष्ट्रपति स्वयं चाहे तो स्वयं अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलवा सकता है। इन सदस्यों को, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा लोकसभा सभी सदस्यों को वेतन मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, पेंशन की सुविधा है, यात्रा सुविधा है, मुफ्त आवास मिलता है, टेलीफोन की सुविधा है और वाहन की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है। इस तरह से ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो संसद सदस्य होते हैं उन्हें प्राप्त होती हैं। अब संसद के जो राज्यसभा के कुछ कार्य अधिकारी हैं, प्राधिकारी भी हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं कि राज्यसभा पर के कौन कौन से उसके कार्य को संचालित करने के लिए कौन सी व्यवस्थाएं हैं और कौन से अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर पहला है राज्यसभा का सभापति। जब हमने उपराष्ट्रपति की चर्चा की थी तो उसमें बताया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात जो उपराष्ट्रपति बनेगा वह अपने पद के अनुसार ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वह उसकी अनुपस्थिति जब होती है, जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है या राष्ट्रपति का कार्य कर रहा होता है, उस दौरान सभापति का काम उपसभापति करता है। अगर उपसभापति न रहे तो जिस व्यक्ति को राज्यसभा ने आपस में चुन लिया है वह व्यक्ति करता है। इस तरह से उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते वेतन और भत्ते मिलते हैं। यह भी हमने चर्चा की थी पहले उपराष्ट्रपति के चैप्टर में कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन निर्धारित नहीं है। वह राज्यसभा का सभापति होने के नाते वेतन, भत्ते, सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा, वाहन सुविधा, टेलीफोन, इस तरह की व्यवस्थाएं उसे, इस तरह की सुविधाएं उसे प्राप्त हैं। क्यों प्राप्त हैं? क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति है। जो व्यक्ति इस सभापति के पद पर रहेगा, जब उपराष्ट्रपति रहेगा तो यह उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगी, जब उपसभापति रहेगा तो यह उपसभापति को प्राप्त होंगी। इसके अलावा सभापति को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं, भारत की संचित निधि से मिलती हैं और यह इसलिए किया जाता है, इस पर केवल संसद की को ही अधिकार प्राप्त है कि संसद ही इस पर नियम बना सकती है, इनकी वेतन भत्तों को व्यवस्थित कर सकती है या इनके वेतन भत्तों को बढ़ा सकती है।
तो संसद के द्वारा ही यह काम किया जाएगा। और यह इसलिए क्योंकि कार्यपालिका यानी सरकार का जो कार्यपालिकी अंग है वह इस पर नियंत्रण न रख सके, किसी तरह का पक्षपात या भेदभाव न करवा सके, इसके लिए संसद को इस पर अधिकार दिए गए हैं, कार्यपालिका को इस पर अधिकार नहीं प्राप्त है। क्योंकि यह पद प्रतिष्ठा और मर्यादा का पद है, इसमें स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अत्यंत आवश्यकता है। तो इसलिए राज्यसभा का जो सभापति है या लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उनके पद और वेतन, उनकी जो शक्तियां हैं, उन पर संसद का नियंत्रण है, सरकार का, प्रधानमंत्री और कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं है। सभापति के कुछ कार्य हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सभापति को वो सारी शक्तियां प्राप्त हैं जो संविधान में दी गई हैं। जो सभापति है उसकी शक्तियों का स्रोत 3 तरह से है। पहला, संविधान के अनुसार, यानी संविधान में जो बातें दी गई हैं वह भी सभापति की शक्तियां हैं। यहाँ पर लोकसभा लिखा हुआ है, राज्यसभा होना चाहिए। राज्यसभा के नियमों के अनुसार और परंपरा के अनुसार। राज्यसभा के नियम कौन से हैं? जो राज्यसभा कार्य संचालन के लिए, अपने कार्यवाही के संचालन के लिए कुछ नियम बनाए, उन नियमों के अनुसार। और परंपरा के अनुसार का मतलब है कि पहले जो काम किए गए हैं उनका अनुसरण करते हुए भी राज्यसभा का सभापति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जिन देशों में लंबी राजनीतिक परंपरा है वहाँ पर यह बहुत ही प्रभावशील है। जैसे ब्रिटेन का एक उदाहरण देते हैं। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष होता है उसको निर्विरोध चुनाव जीतना, मतलब उसके खिलाफ कोई भी पार्टी उम्मीदवार नहीं खड़ा करती। एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष बन गया वह जितनी बार चुनाव लड़ता है तो उसके बाद निर्विरोध चुनाव लड़ता है, उसके विरोध में कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। और उसे किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं माना जाता, बल्कि वह संसद का सदस्य माना जाता है। वह संसद का कार्य करता है, पार्टी का कार्य नहीं करता है। तो इस तरह से परंपराएं धीरे धीरे विकसित हो जाती हैं। भारत में भी बहुत सारे परंपरा के उदाहरण मिलते हैं जिससे राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष शक्तियां प्राप्त करते हैं। सदन के भीतर संविधान, अब इसमें वह क्या क्या कार्य करता है वह बताते हैं कि राज्यसभा का सभापति कार्यवाही का संचालन करता है, सदन के भीतर कार्यवाही का संचालन करता है। सदन के भीतर, यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा लिखा होना चाहिए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि यह गलती 2 बार हो चुकी है। सदन के भीतर राज्यसभा की जो प्रक्रिया है, कार्य संचालन के नियम है, संसदीय पूर्व उदाहरण है, उनकी व्याख्या भी सभापति ही करता है। अर्थात कौन से नियम से कार्य संचालन होगा, कौन से नियम से संसद की कार्यवाही चलेगी, या जो नियम बने हैं उनमें अगर कोई भी संगति या कोई द्वैध भाव उत्पन्न होता है तो उसकी व्याख्या, यानी उस पर कौन सा सही उसकी व्याख्या या सही अर्थ क्या लगाया जाना चाहिए, ये सारे कार्य सभापति करता है। सदन की कार्यवाही का संचालन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा। आप डीडी राज्यसभा देख सकते हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति कब बोलेगा, कब वह बैठेगा, उसके बाद किसका नंबर आएगा, कौन से प्रश्न कब पूछे जाएंगे, किस प्रश्न के लिए कितने समय का आवंटन किया गया है, यह सारा काम सभापति की देखरेख में होता है। उसके कार्य करने के लिए बहुत बड़ा सचिवालय होता है संसद का, और सेक्रेटरियों की, कर्मचारियों की एक लंबी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है। इसके बाद भी यह सारा कुछ सभापति की देखरेख में होता है, सभापति की इच्छा के अनुसार होता है। सभापति का एक महत्वपूर्ण कार्य है सदन की कार्यवाही को चलाना। और अगर उसे लगता है कि सदन में इतने कम सदस्य हैं, राज्यसभा में इतने कम सदस्य हैं कि कार्यवाही चलाना बेकार है, वह अनुपयोगी है, तो वह उसे बंद भी कर सकता है। इस स्थिति को कहते हैं कोरम न पूरा होना। कोरम यानी गणपूर्ति अगर न हुई हो तो ऐसी स्थिति में वह कार्यवाही को बंद कर सकता है। अब यह गणपूर्ति क्या होता है? गणपूर्ति का मतलब होता है जो सदन की संख्या का 10वां भाग, यानी 1/10 यानी 10% जो है, अगर उतने सदस्य सदन में नहीं पहुंच रहे हैं तो कार्यवाही सदन की नहीं चलेगी। यह ध्यान भी सभापति को ही देना है। सभापति एक और अन्य काम करता है। जब प्रत्येक विधेयक आता है, विधेयक जब हम विधि विधान की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, विधेयक आता है सदन में तो उस समय सभापति यह कार्य करता है कि उस पर चर्चा करवाता है। चर्चा करवाने के दौरान उस पर मतदान होता है। 3 बार चर्चा होती है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तृतीय वाचन के दौरान उसमें मतदान होता है। मतदान में अगर सामान्यतया सभापति वोट नहीं देता, किंतु अगर बराबरी की स्थिति है तब सभापति भी उसमें अपना वोट दे करके, निर्णायक वोट दे करके और किसी एक पक्ष को जिता सकता है।
ऐसी स्थिति में सभापति को भी वोट देने का अधिकार है। सामान्य स्थिति में सभापति वोट नहीं देता है। भारतीय संसदीय समूह का वह पदेन अध्यक्ष होता है और इस तरह से भारत की संसद और दुनिया की संसदों के बीच वह जोड़ने का काम करता है, कड़ी के रूप में काम करता है, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति है और अन्य देशों में जो राज्यसभा या उससे मिलती जुलती संस्थाएं हैं उनकी तरह उनको जोड़ने के लिए यह सभापति जो है वह एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कभी कभी लोकसभा अध्यक्षों के सम्मेलन होते हैं, राज्यसभा अध्यक्षों के सम्मेलन होते हैं, संसदीय व्यवस्थाओं में इस तरह के विकास के लिए या चर्चा के लिए इस तरह के सम्मेलन अधिवेशन होते हैं, उनमें यह राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए माना जाता है कि यह दुनिया के संसद के बीच जोड़ने की कड़ी का काम करता है। अब सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति होता है जो कि सभापति का कार्य करता है। इसका निर्वाचन सदस्यों के बीच ही किया जाता है। अगर सभापति अपना पद रिक्त कर दे, त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो पुनः इसका निर्वाचन सामान्य स्थितियों में हो सकता है। कोई व्यक्ति जो सभापति है वह जो उपसभापति है वह सामान्य सदस्य की तरह ही होता है जब तक कि वह सभापति के पद पर विराजमान न हो जाए। बाकी उसके कोई विशेष कार्य नहीं है। जब तक वह उपसभापति होता है तब तक उसके कोई विशेष कार्य नहीं है। उसका कार्य तभी शुरू होता है जब वह सभापति के पद पर विराजमान हो जाए। उपसभापति का स्थान कब रिक्त हो सकता है? अगर वह त्यागपत्र दे दे, कार्यकाल समाप्त हो जाए उसका, अथवा राज्यसभा बहुमत से उसे हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करे। वही जो हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी पदाधिकारी तभी हटाया जा सकता है जब उसे 14 दिन के पहले नोटिस दिया जाए और उसे सामान्य बहुमत के द्वारा, राज्यसभा की बहुमत के द्वारा उसे हटाया जाए। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही सभापति का कार्य करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपसभापति सभापति का अधीनस्थ नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा का सभापति है वह उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसलिए जो राज्यसभा का उपसभापति है वह सभापति का अधीनस्थ नहीं होता, वह उपराष्ट्रपति का अधीनस्थ नहीं होता, वह राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सभापति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यह महत्वपूर्ण बात है। उपसभापति भी बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। जब उपसभापति है और वह सभापति का काम करेगा, उस समय की स्थिति में हम कह रहे हैं कि वह सभापति के पद पर आसीन होने के दौरान अगर निर्णायक स्थिति बनती है तब वो वोट करेगा। अगर वो सामान्य है, उपसभापति के रूप में है, तब वह कोई वोट नहीं करेगा, तब वो अपने राज्यसभा के सदस्य की तरफ वोट करेगा, निर्णायक मत नहीं देगा। तब वो सामान्य वोटिंग करेगा किसी भी विधेयक में, पक्ष या विपक्ष में। लेकिन जब वो सभापति बन जाएगा तो वह सभापति की तरह ही निर्णायक मत देगा। जब स्थिति बराबर की हो जाएगी तब वह मत देगा, सामान्य स्थिति में वोट नहीं करेगा। उपसभापति को भी वेतन और भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, और ये सारी वेतन, भत्ते और सुविधाएं भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है, उसके सदस्यों को कैसे 1/3 सदस्यों को हर दूसरे साल सेवा मुक्त किया जाता है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचन होता है, उनके काम कौन कौन से, वो विधि बनाने का काम करते हैं दूसरे सदन के रूप में, और इसके अलावा राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपसभापति कौन होता है, इस बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हमने राज्यसभा के बारे में की। इसके पश्चात हम लोकसभा पर चर्चा करेंगे और लोकसभा के पश्चात विधि बनाने, कानून बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। महादेव।